अच्छा, तो आज के लेक्चर में देखेंगे कि फॉर्म्स क्या होता है एंगुलर में, और किस लिए हम फॉर्म्स वगैरह बनाते हैं, और कितने टाइप्स के फॉर्म्स वगैरह होते हैं एंगुलर में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि एंगुलर फॉर्म आर यूज टू हैंडल यूजर इनपुट। ठीक है, अब आप लोगों को पता है कि फॉर्म वगैरह जो भी हम क्रिएट करते हैं वो यूजर से डेटा कलेक्ट करने के लिए, अब वो चाहे ऑनलाइन फॉर्म हो या तो फिर मैं किसी हार्ड कॉपी को फॉर्म को फिल कर रहा हूँ, बेसिकली वो फॉर्म जो बनाए जाते हैं वो यूजर का डेटा कलेक्ट करने के लिए बनाए जाते हैं कि हम यूजर का डेटा कलेक्ट कर सकें। और यहाँ पर कह रहे हैं कि एंगुलर फॉर्म आर यूज टू हैंडल यूजर इनपुट के किसी भी तरह का इनपुट हो जो यूजर हमारे फॉर्म में एंटर कर रहा है, वो चाहे वो किसी भी टेक्स्ट की सूरत में हो, नंबर की सूरत में हो, पासवर्ड की सूरत में हो, ईमेल में हो, जेंडर में हो, मतलब रेडियो बटन, चेक बॉक्स, ड्रॉप डाउन। ठीक है, या हम कैलेंडर में डेट वगैरह लेते हैं, टाइम वगैरह लेते हैं, तो किसी भी टाइप का इनपुट हो तो उसको हैंडल करने के लिए हम यहाँ पर एंगुलर में फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये कोई डिफरेंट फॉर्म की बात नहीं हो रही है, वही वाले फॉर्म की बात हो रही है जब तो हम तक बनाते हुए आए हैं। HTML का जो फॉर्म होता था, फॉर्म का टैग वगैरह आते थे, उसी फॉर्म की बात हो रही है। इनपुट का टैग होता था, ठीक है, मल्टीपल उसकी भी टाइप्स होती थी, तो उसी फॉर्म की बात हो रही है, कोई और फॉर्म नहीं है ये। फिर सेकंड पॉइंट कह रहे हैं कि वी कैन यूज एंगुलर फॉर्म इन आवर एप्लीकेशन टू एनेबल यूजर टू लॉग इन, टू अपडेट प्रोफाइल, टू एंटर इन्फॉर्मेशन एंड टू परफॉर्म मैनी अदर डेटा एंट्री टास्क। कह रहे हैं कि भाई एंगुलर का जो फॉर्म है अपनी एप्लीकेशन में जब हम इस्तेमाल करेंगे तो क्या हमें अलाउ करता है कि यूजर लॉग इन कर सके फॉर्म के थ्रू। ठीक है, मतलब लॉग इन फॉर्म की बात हो रही है। टू अपडेट प्रोफाइल, अपनी प्रोफाइल वगैरह अपडेट करवा सकता है वो उसी फॉर्म के थ्रू। फिर कह रहे हैं टू एंटर इन्फॉर्मेशन, किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन वगैरह वो अपने फॉर्म के थ्रू एंटर कर सकता है। और फिर लास्ट कह रहा है कि एंड टू परफॉर्म मैनी अदर डेटा एंट्री टास्क, डिफरेंट डेटा एंट्री टास्क को भी हम अपने फॉर्म के थ्रू परफॉर्म वगैरह इजीली करवा सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर कह रहा है इन एंगुलर देयर आर टू अप्रोचेस टू हैंडल यूजर इनपुट, के भाई दो अप्रोचेस एंगुलर ने हमें प्रोवाइड की हैं, दो तरीके प्रोवाइड किए हैं कि जिसके थ्रू हम फॉर्म के थ्रू डेटा वगैरह को जो इनपुट यूजर कर रहा है उसको हैंडल कर सकते हैं दो तरीके से। सबसे पहले कह रहा है टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म, और दूसरा हमारे पास रिएक्टिव फॉर्म जिसको मैं मॉडल ड्रिवन फॉर्म भी बोला जाता है। ठीक है, दोनों एक ही है, रिएक्टिव फॉर्म और मॉडल ड्रिवन फॉर्म। तो जब इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछे तो घबराने वाली बात नहीं है, मॉडल ड्रिवन फॉर्म्स और रिएक्टिव फॉर्म दोनों सेम है। ठीक है, आज के लेक्चर में देखेंगे फिलहाल टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स वगैरह क्या होते हैं, किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, वर्बली मैं फिलहाल एक इसका पहला पॉइंट बता देता हूँ आसान अल्फाज में कि टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म ऐसे फॉर्म्स को बोला जाता है जो कि अब देखें इसके नाम में आ रहा है टेम्पलेट। तो टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म ऐसे फॉर्म्स को बोला जाता है जो हम अपने HTML टेम्पलेट में बनाते हैं, मतलब वही फॉर्म का टैग लगा दिया और मैंने उसमें क्या कर दिया, इनपुट लगा दिया मल्टीपल, वो किसी भी टाइप का हो सकता है, पासवर्ड, टेक्स्ट, नंबर, डेट, ठीक है, रेडियो, चेक बॉक्स, किसी भी टाइप का हो सकता है। तो ऐसे फॉर्म जो मैं अपने HTML टेम्पलेट पे बनाता हूँ, तो ऐसे फॉर्म्स को बोला जाता है टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म। फिर आते हैं लास्ट पॉइंट पे, कह रहा है इन एंगुलर बोथ अप्रोचेस आर यूज टू कलेक्ट यूजर इनपुट इवन फ्रॉम द व्यू, कि दोनों ही तरीके यहाँ पर ठीक है कि यूजर का डेटा कलेक्ट वगैरह हम इसके थ्रू करवा सकते हैं अपने व्यू के थ्रू। ठीक है, व्यू हमारे पास क्या होता है कि जो यूजर को बाहर नजर आ रहा हो, अब जब हमारे पास क्या हो, जो फॉर्म होगा वो भी यूजर को नजर आ रहा हो। ठीक है, जब वो इंटर उसमें करेगा तो वहां से ही मैं क्या कर सकता हूँ, डेटा वगैरह कलेक्ट करवा सकता हूँ। दोनों तरीके से हम क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करवा सकते हैं, और इसी के साथ साथ सिर्फ कलेक्ट नहीं करा सकते बल्कि उस यूजर के इनपुट को हम वैलिडेट भी करवा सकते हैं। जो हम फॉर्म वगैरह में वैलिडेशन लगाते हैं, रिक्वायर्ड की या पैटर्न लगाते हैं, ठीक है, इस तरह की जो वैलिडेशन होती है फॉर्म में, तो वो भी हम इसके थ्रू दोनों तरीके से इंप्लीमेंट करवा सकते हैं। फिर है मेरे पास क्रिएट अ फॉर्म मॉडल एंड डेटा मॉडल टू अपडेट, कि इसमें इसके थ्रू जो फॉर्म हम बना रहे हैं तो दोनों तरीके से हम डेटा को अपडेट वगैरह भी करवा सकते हैं और एडिट भी करवा सकते हैं दोनों तरीकों से। फिर कह रहे हैं कि एंड अप एंड प्रोवाइड अ वे टू ट्रैक चेंजेस। अब ट्रैक चेंजेस का क्या मतलब होता है, हमने जब अपनी फर्स्ट बुक पढ़ी थी MS ऑफिस की, उसमें MS वर्ड में हमारे पास एक रिव्यू के टैब में शायद मेरे पास एक ऑप्शन था ट्रैक चेंजेस का। वो क्या करता था कि मेरे जितने भी डॉक्यूमेंट में चेंजेस होते थे उनको वो ट्रैक करके देता था, हमको ढूंढ के बताता था कि भाई चेंजेस ये हुआ है, चेंजेस हुए क्या है और किसने किए और किस डेट को किए, किस टाइम को किए, ये चेंजेस बेसिकली बताता था। तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने चेंजेस वगैरह को भी इजीली ट्रैक कर सकते हैं। फिलहाल आज के लेक्चर में हम टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स की बात करेंगे, रिएक्टिव फॉर्म्स की बात नहीं करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जरा टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स की। ठीक है, मैंने एक पॉइंट आप लोगों को बता दिया कि टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म जैसे फॉर्म जो कि हमारे पास HTML टेम्पलेट में बनाए जाते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि इन एंगुलर टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स आर बेस्ट इफ यू वांट टू ऐड अ सिंपल फॉर्म टू योर एप्लीकेशन, कि अगर आपको बहुत ही सिंपल फॉर्म अपना ऐड करवाना हो, जिस तरीके से लॉगिन का हो गया, कॉन्टेक्ट अस का हो गया, या फिर फॉर एग्जांपल कोई फीडबैक फॉर्म या साइन अप फॉर्म या रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, इस तरह का अगर बहुत ही बेसिक सा फॉर्म अगर आप लोगों को अपने एप्लीकेशन में ऐड करना है एंगुलर की, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म। टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। क्योंकि हमारे पास टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म क्या होता है, अगर बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा मैं फॉर्म बनाना चाह रहा हूँ, मतलब जिसमें लीस्ट डेटा मैं कलेक्ट कर, मतलब बहुत लार्ज अमाउंट में डेटा कलेक्ट नहीं कर रहा। जैसे हम अक्सर औकात क्या होता है, हमारी यूनिवर्सिटीज वगैरह की जो वेबसाइट होती है उसमें हम ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म वगैरह फिल करते हैं तो बहुत ज्यादा लेंदी डेटा होता है उसमें।
कि पहले आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फिर गार्डियन की इन्फॉर्मेशन, आपकी एजुकेशन, ठीक है, आपकी एजुकेशन हो गई आपकी, फिर के 9 मैट्रिक, फिर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तमाम ग्रेड्स वगैरह, ठीक है, ये तमाम चीजें आपकी फिल वगैरह करवाते, तो काफी लेंदी फॉर्म हो जाता है वो, ठीक है। तो उसके लिए हम आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं बेसिकली दूसरा वाला जो रिएक्टिव फॉर्म है। तो सेकंड पॉइंट देखें, इन एंगुलर टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म आर इजी टू यूज इन द एप्लीकेशन, बट दे आर नॉट एज स्केलेबल, एक्सपेंडेबल और अपग्रेडेबल एज रिएक्टिव फॉर्म। तो यहाँ पर हमें इस पॉइंट में दो चीजें समझ में आई कि भाई टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म है तो आसान, लेकिन हमारे पास जो ज्यादा एफिशिएंट है, जो ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है, ठीक है, जो ज्यादा अपग्रेडेबल है, वो कौन सा हमारे पास, रिएक्टिव फॉर्म। तो रिएक्टिव फॉर्म हमारे पास ज्यादा एफिशिएंट होता है एज कंपेयर टू टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म। फिर यहाँ पर थर्ड पॉइंट कह रहा है कि इन एंगुलर टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स आर मेनली यूज इफ योर एप्लीकेशन रिक्वायर्ड अ वेरी बेसिक फॉर्म एंड लॉजिक। अब यहाँ पर वो बता रहा है कि भाई आपने इस्तेमाल करना कब है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि आप उस वक्त इस्तेमाल करें अपनी एप्लीकेशन में टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म जब आपकी जो आपका जो फॉर्म है वो बहुत ही बेसिक्स और आपकी जो लॉजिक्स है वो काफी बेसिक्स की हो, तब आप टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों इस्तेमाल उस वक्त कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि इट कैन इजीली बी मैनेज इन एचटीएमएल टेम्पलेट, कि आप उसको क्या कर सकते हैं अपने एचटीएमएल टेम्पलेट में काफी आसानी से उसको मैनेज वगैरह करवा सकते हैं टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म से। फिर यहाँ पर लास्ट पॉइंट कह रहा है इन एंगुलर टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म इज क्रिएटेड यूजिंग डायरेक्टिव इन द टेम्पलेट। यहाँ पर हम टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म जो क्रिएट करेंगे उसमें कुछ डायरेक्टिव्स वगैरह भी इस्तेमाल करेंगे अपने टेम्पलेट में, जिस तरीके से कह रहा है एनजी फॉर्म और एनजी मॉडल, ठीक है, ये दो डायरेक्टिव हम इस्तेमाल करेंगे टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म में। जब हम फॉर्म बनाएंगे या अप्रोच फर्स्ट वाली जो अप्रोच यूज करेंगे तो हम ये दो डायरेक्टिव लाजमी अपने यूज करेंगे। इसी के साथ साथ हम एक और इस्तेमाल करेंगे कॉन्सेप्ट जो कि हमारे पास टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल का, ठीक है, टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल का वो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे। तो इसको जरा सा एक डायग्राम के साथ समझते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले तो देखें फर्स्ट में क्या है, मैंने एक फॉर्म क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब उस फॉर्म में तीन टेक्स्ट बॉक्सेस हैं जिसमें मैं क्या क्या चीजें कलेक्ट कर रहा हूँ, नेम, एज और ईमेल, और हर एक इनपुट में, मतलब हर एक टेक्स्ट बॉक्स में मैंने एक समझने के डायरेक्टिव लगा दिया है एनजी मॉडल का। अब इस एनजी मॉडल का काम क्या है कि वो जिस भी इनपुट के साथ अटैच हुआ है उसका डेटा कलेक्ट कर कर कहां पर भेज देगा, एनजी फॉर्म वाले डायरेक्टिव के पास, ठीक है। अभी हमने प्रीवियस वाले पॉइंट में आखिर में यही बात की कि एग्जांपल एनजी फॉर्म और एनजी मॉडल, ये दो डायरेक्टिव हम इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले मैंने फॉर्म क्रिएट किया, उसके बाद क्या हुआ कि हर एक मैंने तीन इनपुट लगा दिए नेम, एज और ईमेल के लिए, और हर एक इनपुट में, हर एक इनपुट कंट्रोल में, फॉर्म कंट्रोल में मैंने एनजी मॉडल का डायरेक्टिव लगा दिया। अब ये पहला वाला जो एनजी मॉडल है, फर्स्ट वाला, इसका क्या टास्क है कि वो इस नेम वाले टेक्स्ट बॉक्स से क्या करेगा, डेटा को कलेक्ट कर कर भेज देगा कहां पर, एनजी फॉर्म के पास। सेकंड वाले एनजी मॉडल का क्या काम है कि ये एज को कलेक्ट करके भेजेगा एनजी फॉर्म के पास, और थर्ड वाले डायरेक्टिव का क्या काम है एनजी मॉडल का, वो ईमेल कलेक्ट कर कर एनजी फॉर्म के पास भेजेगा। अब ये तो अब यहाँ पर तो सिर्फ मेरे पास तीन है इनपुट फीड, अगर तीन की जगह 3000 भी होती तो भी मैं क्या करता, एनजी मॉडल हर एक में लगाता एट्रीब्यूट, सॉरी डायरेक्टिव, और वो तमाम डेटा कौन कलेक्ट कर रहा होता है, एनजी फॉर्म। अब एनजी फॉर्म के पास जब सारा डेटा आ चुका है तो एनजी फॉर्म क्या करेगा, अपना जितना भी डेटा उसने कलेक्ट किया है उस एनजी मॉडल के थ्रू उसको वो भेज देगा टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल के पास, ठीक है। तो और लेकिन एक चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कि नोट पढ़े, यहाँ पर क्या कह रहा है, मस्ट ऐड नेम एट्रीब्यूट टू ईच एंड एवरी फॉर्म कंट्रोल, कि जितने भी आप इनपुट इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो टेक्स्ट हो, रेडियो हो, चेक बॉक्स हो, पासवर्ड हो, ईमेल हो, नंबर हो, ठीक है, या कोई भी इनपुट फील्ड हो सकती है, उसमें आपने नेम का एट्रीब्यूट लाजमी लगाना है, जिस तरीके से हम पीएचपी में लगाते थे, इनपुट में नेम का एट्रीब्यूट लगाते थे, और उसको फिर मैं क्या करता था, जैसे टीएक्सटी नेम, टीएक्सटी एज वगैरह लगाता था मैं, और उसको फिर डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट गेट या रिक्वेस्ट के थ्रू हम क्या करते थे, उसकी वैल्यू को गेट करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपने क्या करना है, लाजमी लगाना है, ठीक है। इसकी वजह आगे चल के बताऊंगा, जब हम ये नहीं लगाते तो हमारे पास आ जाता है एरर, क्योंकि जब आप लोग यहाँ पर एनजी मॉडल का इस्तेमाल करते हैं तो आपको अपने इनपुट बेसिकली फील्ड में आपको यूज करना पड़ता है नेम का एट्रीब्यूट, ठीक है। अब वो नेम लिखा हुआ कहाँ पर आता है, ठीक है, वो आगे चल के जब इसका प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तो देखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल यहीं तक देखें कि यहाँ पर सिर्फ अभी मुझे करना क्या है कि मैंने अभी एक फॉर्म बना दिया, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, तीन इनपुट फील्ड, हर एक इनपुट फील्ड में एनजी मॉडल डायरेक्टिव, और ये एनजी मॉडल का क्या काम है कि तीनों इनपुट फील्ड से डेटा वो कलेक्ट कर एनजी फॉर्म में भेजेगा, और एनजी फॉर्म का क्या टास्क है, वो अपना टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल में डेटा को पास करवा देगा। तो फिलहाल इतना प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं, फिर आगे देखेंगे किस तरीके से हम उसके थ्रू डेटा वगैरह को कलेक्ट करवा सकते हैं। तो आ जाते हैं जरा इसके प्रैक्टिकल पे। प्रोजेक्ट मैं इसका ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ, यहाँ पर फॉर्म्स एंड एंगुलर के नाम पर उसको ब्राउजर भी मैं एग्जीक्यूट करवा चुका हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कि फॉर्म्स एंड एंगुलर ऐप इज रनिंग। और आ जाता हूँ अपने जरा वीएस कोड पर, फोल्डर मैंने ऑलरेडी ओपन करवा दिया यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपने एसआरसी के फोल्डर के अंदर आता हूँ और ऐप कंपोनेंट के फोल्डर के अंदर आऊंगा, और यहाँ से आने के बाद मैं इसकी
HTML फाइल पर आता हूँ और यहाँ से जितना भी डेटा मैंने यहाँ से आके इसको सेलेक्ट ऑल किया और पूरा डेटा मैंने इसका यहाँ से इरेज कर दिया। तो ब्राउजर में जाता हूँ अभी मैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरा डेटा मेरे पास यहाँ से इरेज हो चुका है। अब सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक हेडिंग लगा दूंगा। मैं कह देता हूँ यहाँ पर आकर टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स, और एक फॉर्म मैं क्रिएट करूंगा सिंपल। आपने क्या करना है, फॉर्म का टैग लगाया, ठीक है। एक्शन की फिलहाल मुझे जरूरत नहीं है तो मैं इसको हटा दूंगा, ठीक है। मैंने एक फॉर्म का टैग लगा दिया, तो मैंने पहला स्टेप जो था वो कंप्लीट कर लिया। कौन सा, कि सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने आकर एक फॉर्म क्रिएट कर लिया। अब फॉर्म के बाद दूसरा स्टेप क्या है, कि मुझे 3 टेक्स्ट बॉक्सेस चाहिए, नेम, एज और ईमेल के लिए। तो सेकंड स्टेप पर आ रहा हूं मैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहला इनपुट लगाया और ये अपने एक्सप्लोरर को मैं बंद कर रहा हूँ, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर इनपुट टाइप टेक्स्ट, प्लेस होल्डर मैं कह देता हूँ इस पर एंटर योर नेम। और इसके साथ साथ मैं क्या करता हूँ, इस पर मैं एक नेम का एट्रीब्यूट भी लगाऊंगा और उसको एक नेम असाइन कर दूंगा। मैंने कह दिया txt नेम, ये मैंने इसको एक नेम असाइन कर दिया। और उसी के साथ साथ ये मेरा सेकंड स्टेप था। और उसी के साथ साथ मैंने क्या बताया कि थर्ड स्टेप क्या है, कि हर एक इनपुट फील्ड पर आपने एनजी मॉडल का डायरेक्टिव इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर आकर मैं एनजी मॉडल डायरेक्टिव का भी इस्तेमाल यहाँ से आके कर लूंगा। फिर मैं लगाता हूँ यहाँ पर जरा बी आर मल्टीप्लाई बाई 2, 2 बी आर लगा दिए मैंने, और इसी को मैंने 2 टाइम्स डुप्लीकेट कर दिया। और सिर्फ मुझे क्या करना है, प्लेस होल्डर से और इसमें से मुझे वैल्यू चेंज करनी है नेम में से। मैंने यहाँ पर कह दिया एंटर योर एज और एंटर योर ईमेल। और यहाँ पर भी मैंने नेम चेंज कर दूंगा, txt नेम की जगह txt एज, और फिर यहाँ पर आकर txt ईमेल, ठीक है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं एक बटन लगा दूंगा और यहाँ पर बटन पर मैंने लिख दिया फॉर एग्जाम्पल एड, ठीक है। आउटपुट जरा देखते हैं इसका अभी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बेसिक टेक्स्ट फॉर्म मेरे पास बनकर आ चुका है। 3 टेक्स्ट बॉक्सेस यहाँ पर मेरे पास आ गए और उसी के साथ साथ एक बटन भी यहाँ पर मेरे पास आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ तक अभी मैंने काम अपना परफॉर्म कर लिया एनजी मॉडल तक। तो अब मेरे पास क्या है, कि जो भी डेटा मैं अपने यहाँ पर इनपुट फील्ड में देता हूँ, ठीक है, तो मुझे उसको कहाँ पर भेजना है, एनजी मॉडल क्या कर लेगा, मेरे उस डेटा को अपने पास कलेक्ट कर कर कहाँ पर भेज देगा, एनजी फॉर्म वाली डायरेक्टिव के पास, ठीक है। और एनजी फॉर्म वाला डायरेक्टिव कहाँ पर अपना डेटा भेजेगा, अपने टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल के पास। तो सबसे पहले तो मैं जरा आता हूँ और एक टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल मैं क्रिएट करूंगा अपने फॉर्म के टैग में आकर। जिस तरीके से हम क्या करते थे, पीएचपी में इस्तेमाल करते थे मेथड, मेथड गेट होगा या तो पोस्ट होगा। तो यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करेंगे बेसिकली एक वेरिएबल हैश के साथ हम लोग क्रिएट करते हैं टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल। और मैंने अपने वेरिएबल का नाम रखा माई डेटा, ठीक है। कुछ भी नाम रख सकते हैं अपनी मर्जी से, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और मैंने इक्वल टू पास कर दिया, ठीक है। अब इस इक्वल टू में मैं पास करवाऊंगा अपने एनजी फॉर्म वाले डायरेक्टिव को। जैसे ही मैं यहाँ पर आकर लिखता हूँ एनजी फॉर्म डायरेक्टिव, तो यहाँ पर आ चुका है मेरे पास एक एरर। अब मैं जब माउस लेकर जाता हूँ तो यहाँ पर क्या कह रहा है, नो डायरेक्टिव फाउंड विद एक्सपोर्ट एज एनजी फॉर्म। क्या मतलब इस बात का, कि भाई इसको अभी पता ही नहीं चल रहा कि एनजी फॉर्म अभी आ कहां से रहा है, उसको पता ही नहीं है। तो एक बात हमेशा याद रखेगा कि ये एनजी फॉर्म जब आपने यहाँ पर ऐड करवा दिया, तो आपको बेसिकली एक लाइन इंपोर्ट करवानी पड़ेगी। जिस तरह से हम क्या करते हैं बेसिकली, एक तरीके से समझ ले, जैसे हम सीएसएस में क्या करते थे, फॉन्ट वगैरह लेकर आते थे गूगल फॉन्ट। तो पहले मैं क्या करता था, उसका लिंक लगाता था इंपोर्ट का और उसके बाद फॉन्ट फैमिली लेकर आता था। तो जब तक मेरे पास वो इंपोर्ट वाला लिंक नहीं होगा तो फॉन्ट फैमिली भी लगाना मेरे लिए बेकार है। तो बिल्कुल इसी तरह समझ ले कि यहाँ पर मैंने एनजी फॉर्म तो लगा दिया, लेकिन उसको पता ही नहीं चल रहा कि एनजी फॉर्म ये डायरेक्टिव आ कहाँ से रहा है, ठीक है। तो मुझे इसको पहले इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। और इंपोर्ट करवाना कहाँ पर है आपने, तो आप आ जाएंगे सबसे पहले तो app.module.txt फाइल, जहां पर तमाम कंपोनेंट डिपेंडेंसीज यहाँ पर सारी इंपोर्ट होती हैं। तो यहाँ पर आकर मैं क्या करता हूँ, लिखूंगा मैं इंपोर्ट, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ पर आकर मैं लिखूंगा फॉर्म्स मॉड्यूल। ये मेरे पास आ गया फॉर्म्स मॉड्यूल। और जैसे ही यहाँ पर आकर मैं एंटर की प्रेस करता हूँ तो ये मेरे पास इंपोर्ट होकर आ चुका है, ठीक है। लेकिन अभी तक मैंने इसको इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पर अब आकर मैं क्या करूंगा, इसको डिक्लेयर भी करवा दूंगा यहाँ पर। जैसे यहाँ पर देखिए इंपोर्ट्स के नीचे लिखा हुआ है ब्राउजर मॉड्यूल, ठीक है। मैंने यहाँ पर आकर लगाया कॉमा, और यहाँ पर आकर मैंने उसको उसके सेम नाम से जो मेरे पास फॉर्म मॉड्यूल है उससे यहाँ पर मैंने इंपोर्ट करवा दिया, ठीक है। जैसे ही मैं देखिए मैंने यहाँ पर आकर इसको इंपोर्ट करवाया और यहाँ पर यूज भी कर लिया, तो यहाँ से देखिए मेरे पास एरर कंप्लीटली जा चुका है, कोई एरर यहाँ पर मुझे उसने शो अभी नहीं करवाया, ठीक है। तो यहाँ तक तो मैंने अभी क्या कर लिया है, काम अपना कर लिया है। कि अब मेरे पास देखिए हुआ क्या, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर आकर क्या किया, एक इनपुट लगा दिया फॉर्म के बाद, और उसके बाद मैंने यहाँ पर आकर एनजी मॉडल। अब ये एनजी मॉडल क्या करेगा, कि जो भी इस नेम वाले टीएक्सटी नेम वाले इनपुट में वैल्यू आएगी उसको कलेक्ट करके भेजेगा यहाँ पर इस एनजी फॉर्म के पास। और इस एनजी फॉर्म का क्या काम है, कि वो अपना डेटा, तमाम डेटा भेजेगा इस माई डेटा वाले टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल के पास, ठीक है। तो यहाँ तक तो मैंने अपना काम अचीव अपना कंप्लीटली कर लिया है, ठीक है। कोई स्टेप यहाँ पर अभी स्किप मैंने नहीं किया है, ठीक है। अब बेसिकली मुझे करना क्या है, कि मुझे डेटा तो कलेक्ट कर लेना है,
यहाँ से, लेकिन डेटा कलेक्ट करने के साथ साथ मुझे जो अपना डेटा है वो भेजना है इस ऐप कंपोनेंट की टीएस की फाइल में, मतलब अपनी क्लास में। ठीक है, ये मेरे पास एक क्लास बनी हुई होती है बाय डिफॉल्ट हर कंपोनेंट की टीएस की फाइल में। इसमें मुझे क्या करना है, अपने डेटा को कलेक्ट करवा कर भेजना है। ठीक है, कि यहाँ से डेटा मैंने कलेक्ट कर लिया और मैं भेजूंगा कहाँ पर, अपनी इस क्लास में भेजूंगा। तो यहाँ पर बेसिकली अब सवाल ये है कि डेटा कैसे होगा, लेकिन उससे पहले सवाल ये है कि डेटा कलेक्ट करेगा कब, वो डेटा अपना सेंड कब करेगा, जब मेरे पास ये फॉर्म सबमिट होगा। जैसे ही फॉर्म सबमिट होता है, और ये फॉर्म सबमिट होगा कब, जब मैं इस ऐड के बटन पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पर ऑन क्लिक भी लगा सकते हैं, लेकिन एंगुलर की अच्छी प्रैक्टिस ये है कि यहाँ पर आप फॉर्म में एक इवेंट लगा दें एनजी सबमिट का। एनजी सबमिट का बेसिकली इवेंट का क्या काम होता है कि उस वक्त फायर होता है, उस वक्त चलता है ये वाला इवेंट जब वो फॉर्म सबमिट होता है। और फॉर्म सबमिट होता कब है कि जब मैं बटन पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर इवेंट मुझे लगाने, तो इसके लिए मुझे सबसे पहले तो पैरेंथेसिस लगाने पड़ेंगे, और देखिए उसने मुझे खुद ही सजेस्ट करके दे दिया एनजी सबमिट। ये बेसिकली एक इवेंट है, जिस तरह से क्लिक होता है, माउस ओवर होता है, माउस अप होता है, डाउन होता है, की प्रेस होता है, की अप होता है, की डाउन होता है, इसी तरह मेरे पास एक एनजी सबमिट भी होता है। और जैसे ही मैं यहाँ पर अगर एंटर की प्रेस करता हूँ, तो उसने मुझे एक प्रॉपर इवेंट बनाकर दे दिया। और आप लोगों को पता है कि इवेंट अपने पास कोई ना कोई फंक्शन को कॉल करवाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आकर मैं फंक्शन को कॉल करवाऊंगा जिसका नाम है मेरे पास सेव। सेव मेरे पास एक फंक्शन है, और ये जो सेव फंक्शन है ये मैंने अभी तक बनाया नहीं है। बेसिकली ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है, कोई प्री डिफाइंड फंक्शन नहीं है, सेव का फंक्शन। ठीक है, तो अब जब मैं यहाँ पर आकर, मेरे पास देखिए एरर आ गया। जब मैं यहाँ पर माउस लेकर आता हूँ तो कह रहा है कि भाई प्रॉपर्टी सेव डज नॉट एग्जिस्ट ऑन ऐप टाइप ऐप कंपोनेंट, के आपने कॉल तो करवा दिया फंक्शन को, लेकिन अभी तक आपने इस फंक्शन को क्रिएट नहीं किया अपने ऐप कंपोनेंट की टीएस की फाइल में। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं तो आऊंगा टीएस की फाइल में, और टीएस की फाइल के अंदर में जो क्लास है ऐप कंपोनेंट की, यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूंगा, सेव का फंक्शन क्रिएट करूंगा। मैंने सबसे पहले तो फंक्शन का नाम लिखा, पैरेंथेसिस लगाए, और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट। आपको फंक्शन का कीवर्ड वगैरह कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये ऑलरेडी हम लोग इवेंट हैंडलिंग, इवेंट बाइंडिंग वगैरह के कॉन्सेप्ट में देख चुके हैं, फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, अच्छा अब सबसे पहले मैं ये चेक कर लेता हूँ कि फंक्शन मेरा सही तरीके से कॉल हो भी रहा है या नहीं हो रहा। तो मैंने कहा जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा तो मुझे एक अलर्ट मैसेज फिलहाल एक शो करवा देना कि फंक्शन इन्वोक का, कि फंक्शन कॉल हो चुका है, फंक्शन इन्वोक। ठीक है, और ये फंक्शन कॉल कब होगा, जब मैं ये फॉर्म सबमिट करूंगा। और ये फॉर्म सबमिट होगा कब, जब मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ ऐड के। तो जरा मैं देखता हूँ उसका आउटपुट जाकर, मैं ब्लैंक फॉर्म सबमिट कर रहा हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर आकर ऐड के बटन पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास मैसेज आ गया। इसका क्या मतलब है कि फंक्शन मेरा बिल्कुल सही तरीके से कॉल हो चुका है। ठीक है, मैं इसको ओके करता हूँ, और वहां से जाकर मैं फिलहाल अलर्ट मैसेज हटाता हूँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ चेक करने के लिए था। ठीक है, अब मेरे पास अगला स्टेप क्या है कि मुझे इसमें पास करवाना है एक पैरामीटर। ठीक है, मैं यहाँ पर अगर क्या करता हूँ, मैं एक पैरामीटर पास करवाऊंगा फॉर्म डेटा का। ठीक है, लेकिन अब मैं इसको साथ साथ ये भी बताऊंगा कि जो फॉर्म डेटा का पैरामीटर मैंने बनाया है वो मेरे पास किस टाइप का डेटा स्टोर करेगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा अगर कॉलन, और यहाँ पर मैंने लिख दिया एनी, मतलब कि किसी भी टाइप का डेटा ये आकर स्टोर करवा सकता है, स्ट्रिंग हो, बूलियन हो, नंबर हो, इंटीजर, जो भी हो वो स्टोर करवा लेगा। तो फॉर्म डेटा में डेटा आएगा कहाँ से, वो डेटा मैं अपना, ये बेसिकली कहाँ से आएगा, वो आएगा इस फॉर्म से। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ कि फॉर्म का जो डेटा है वो सारा जा रहा है कहाँ पर, इस माई डेटा वाले टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल के बाद। अच्छा, जैसे ही मैंने यहाँ पर आकर एक पैरामीटर पास करवाया, उसने मुझे सेव में एरर दे दिया। सेव में क्या एरर दे रहा है, जब मैं माउस लेकर जाता हूँ तो सेकंड वाली लाइन पर क्या कह रहा है, एक्सपेक्टेड वन आर्ग्यूमेंट बट गॉट जीरो। कि भाई आपका जो सेव वाला फंक्शन है, इसमें आपने एक पैरामीटर पास करवाया। तो मैंने आप लोगों को बताया था फंक्शन पढ़ाते हुए कि जितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स उतने ही नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर एक पैरामीटर मैंने पास करवाया, तो मुझे एक आर्ग्यूमेंट भी मुझे लाजमी पास करवाना पड़ेगा, जो आर्ग्यूमेंट क्या करेगा, इस फॉर्म डेटा में स्टोर कराएगा। तो अभी मेरे पास तमाम डेटा किसके पास है, माई डेटा। तो यहाँ पर अगर मैं माई डेटा को कॉल करवा सकता हूँ एज आर्ग्यूमेंट, तो माई डेटा क्या करेगा, उस पैरामीटर में वैल्यू जाकर जितना भी डेटा है जिसने कलेक्ट किया उसको स्टोर करवाएगा। और मैंने कहा जो भी डेटा यहाँ पर इस फॉर्म डेटा में आ रहा है ना, उसको console डॉट लॉग में डिस्प्ले करवा देना। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर आकर क्या कर दिया, कंसोल में डिस्प्ले करवा दिया। ठीक है, तो मैं जरा ब्राउजर में जाता हूँ, और साथ साथ अपना मैं कंसोल को भी ओपन करवा लेता हूँ। राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट पर आया, और यहाँ पर आकर मैं क्या करता हूँ, इसको मैं जरा रिस्पॉन्सिव से हटा देता हूँ 100%। ठीक है, अब यहाँ देखें कंसोल में आ गया मैं, और कंसोल को फिलहाल क्लियर करता हूँ। अब यहाँ पर आकर मैं जैसे ही देखे, मैंने कोई भी डेटा फिल किया, मैंने लिखा अली, और एज मैंने दे दी 20, और ईमेल मैंने यहाँ पर आकर दे दिया ali@gmail.com। अब जैसे ही मैं ऐड के बटन पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ देखें एनजी फॉर्म मेरे पास आ गया। एनजी फॉर्म अब लेकर के आया मेरे पास, इसको जब मैं ओपन करवाता हूँ तो ये देखें मेरे पास
ठीक है, ये पूरा मेरे पास डेटा लेकर आ गया, लेकिन अभी तक देखें मेरे पास मुझे वैल्यू नजर नहीं आई जो मैंने अपनी फिल की है। तो वो मुझे कहाँ से मिलेगी? मैं आऊंगा अपने फॉर्म में, फॉर्म को मैं ओपन करवाऊंगा और उसमें यहाँ पर मेरे पास एक प्रॉपर्टी होगी वैल्यू की, और वैल्यू को जब मैं ओपन करवाता हूँ तो यहाँ देखें Ali 20 और ali@gmail.com आ गई। ये कहाँ से आई वैल्यू? जो मैंने अपने टेक्स्ट बॉक्सेस में फिल की है। अच्छा, लेकिन मुझे इतना सारा डेटा नहीं चाहिए था। मेरा मेन कंसर्न क्या है? सिर्फ ये वैल्यू, मुझे सिर्फ वैल्यूज चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर क्या करूँ कि मुझे सिर्फ वैल्यूज मिले, मुझे तमाम डेटा नहीं चाहिए। पूरे फॉर्म का रेफरेंस लेकर आ रहा है, मुझे सिर्फ इसके रेफरेंस में से सिर्फ वैल्यू चाहिए। तो मैं यहाँ पर आकर क्या लिखूंगा? माई डेटा डॉट वैल्यू। ठीक है, माई डेटा डॉट डॉट मतलब एक्सेसर, एक्सेसर ऑपरेटर। और जैसे ही मैंने यहाँ पर आकर वैल्यू लिखा, अब अगर मैं जाता हूँ वहां पर और अपने फॉर्म को दोबारा से सबमिट कराता हूँ, इस दफा मैंने यहाँ पर आकर दिया नेम अपना दे दिया ताहा, एज मैंने दे दी अपनी असली वाली 25, और taha@gmail.com, ये मैंने अपनी ईमेल दे दी। ठीक है, अब जैसे ही पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ कंसोल को, और जैसे ही मैं ऐड के बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखें डेटा मेरे पास आ गया। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसको ओपन करवाता हूँ तो यहाँ देखें मेरे पास वही डेटा आ गया, txt नेम, txt ईमेल, txt एज। ठीक है, तो अब यहाँ पर बेसिकली ये txt नेम, ईमेल और एज क्या है? txt ये मैंने कहाँ दिया हुआ है? ठीक है, यहाँ पर मैंने कहाँ पर ये पास करवाया हुआ है? जो नेम का एट्रीब्यूट है। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं नेम को हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, मैंने सिर्फ क्या कर दिया, अपने फर्स्ट वाले इनपुट से नेम के एट्रीब्यूट को मैंने हटा दिया। अब अगर इसका आउटपुट देखते हैं तो कंसोल में देख सकते हैं कि मेरे पास एरर आ चुका है, और अगर इसकी वर्डिंग पढ़े तो क्या कह रहा है? इफ ng मॉडल इज यूज विद फॉर्म टैग, अगर फॉर्म के टैग के साथ अगर आप ng मॉडल इस्तेमाल करते हैं, कह रहे हैं आइदर द नेम एट्रीब्यूट मस्ट बी सेट और द फॉर्म कंट्रोल मस्ट बी डिफाइंड एज स्टैंडअलोन इन ng मॉडल ऑप्शन। फिलहाल ng मॉडल ऑप्शन पर हम लोग नहीं आ रहे, तो मैंने अभी यहाँ पर अगर क्या सेट करवाया है, कह रहे कि या तो आपको नेम एट्रीब्यूट सेट करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर आपको पॉइंट में यही बताया था कि नेम का जो एट्रीब्यूट है यहाँ पर आप लोगों ने लाजमी अपने हर एक फॉर्म कंट्रोल के साथ आपको अटैच करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं वापस लेकर आता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं फॉर एग्जाम्पल दोबारा से क्या करता हूँ, इंस्पेक्ट पर आता हूँ, इस दफा फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या कर दिया, अपना डेटा को चेंज कर दिया। मैंने डेटा लिखा अली, और मैंने एज दे दी 20 और ali@gmail.com। कंसोल क्लियर करके मैं दिखाता हूँ ऐड के बटन पे क्लिक करके, तो यहाँ देखें txt नेम, txt एज और txt ईमेल। अच्छा, ये जो डेटा लेकर आ रहा है ये कुछ जाना पहचाना सा फॉर्मेट लग रहा है, करली ब्रैकेट्स और उसके अंदर की और वैल्यू। कौन सा फॉर्मेट होता है ये? एरए में स्क्वायर ब्रैकेट होता है, क्या बोलते हैं इसको? की और वैल्यू, करली ब्रैकेट और की और वैल्यू, जेसन, जेसन। ठीक है, जेसन के फॉर्म में डेटा लेकर आ गया वो। अच्छा, फिलहाल अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो डेटा है मुझे ये अभी फिलहाल नीचे इसके डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, बिल्कुल एज इट इज जेसन के फॉर्मेट। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जरा आता हूँ अपने फॉर्म के बाद, और मैं एक h2 का टैग लगाता हूँ, और यहाँ पर मैं आकर डबल करली ब्रैकेट यूज करूंगा, टेम्पलेट एक्सप्रेशन या टेम्पलेट लिटरल, जो भी आप इसको कहना चाहें कह सकते हैं। ठीक है, और मेरा जितना भी डेटा है वो किसके पास है? इस माई डेटा के पास। तो यहाँ पर अगर मैं क्या करूंगा, मैंने कहा माई डेटा डॉट वैल्यू। ठीक है, अब अगर इसका आउटपुट देखते हैं जाकर, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई ये एक ऑब्जेक्ट है। मैं दोबारा से अपना डेटा फिल करके देखता हूँ। मैंने लिखा Ali 20 और ali@gmail.com। जैसे ही ऐड के बटन पे क्लिक करता हूँ तो कह रहे हैं भाई ये जो डेटा आ रहा है वो क्या है? बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है, और बिल्कुल सही बता रहा है कि ये एक ऑब्जेक्ट है। जेसन की फुल फॉर्म क्या होती है? जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। तो सही बिल्कुल कह रहे हैं कि भाई ये एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन मुझे जेसन के फॉर्मेट में डेटा शो करवाना है। तो उसके लिए हमने पाइप्स वगैरह पढ़े थे, पाइप्स हमने पढ़े थे, हमने एक पाइप पढ़ा था जेसन का, जेसन का पाइप। तो यहाँ पर पाइप्स वगैरह कैसे मैं इस्तेमाल करता हूँ, इसी टेम्पलेट डिटेल्स के अंदर आकर मैं लगाऊंगा सबसे पहले एक पाइप सिंबल, और यहाँ पर मैं दे दूंगा जेसन। जेसन मेरे पास क्या है? उसका नाम है जेसन पाइप। ठीक है, अब अगर इसका मैं रिजल्ट देखता हूँ तो यहाँ देखें मेरे पास आ गया। अभी मेरे पास ये txt नेम, एज और ईमेल बता रहा है कि भाई ये मैंने जो टेक्स्ट बॉक्स के नेम असाइन किए थे। अब यहाँ पर देखें, जैसे ही मैं अपने नेम में आके लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल अहमद, तो यहाँ गौर करें खुद टाइप हो रहा है ऑटोमेटिक, वो उसी वक्त आ रहा है मेरे पास। ठीक है, यहाँ पर देखिए फिर मैंने लिखा एज, मैंने लिखा यहाँ पर आकर 20 टाइप होकर आ गया। फिर मैंने यहाँ पर आकर लिखा फॉर एग्जाम्पल ahmed@gmail.com। तो यहाँ पर देखें, अच्छा अभी तक मेरे पास ये सिर्फ डेटा, हाँ अभी तक ये मेरे पास डेटा सिर्फ डिस्प्ले करवाया उसने, उसने डेटा को कलेक्ट नहीं किया।
अगर मैं अपना कंसोल दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए अभी तक डेटा मेरे पास आया नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर अगर ऐड के बटन पे क्लिक करूंगा तो अब देखिए अब मेरे पास ये एक्चुअल में जो डेटा वो कलेक्ट होकर आया है। ठीक है, अभी मेरे पास ये क्या कर रहा है, उसके नीचे से एज इट इज डेटा डिस्प्ले करवा रहा है जेसन फॉर्मेट में, जेसन पाइप के थ्रू। और कलेक्ट कब हो रहा है, जब ये फॉर्म सबमिट होता है। फॉर्म सबमिट कब हो रहा है, जब मैं इस ऐड के बटन पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली ये बेसिक सा एक छोटा सा अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया, ओवरव्यू दिया है टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म का। अच्छा, अब यहाँ पर तो मैंने बेसिक सा काम कर लिया कि मैंने क्या कर दिया कि यहाँ का जो डेटा था मैंने क्या कर दिया, उसको कलेक्ट कर दिया और उसको कंसोल में डिस्प्ले करवा दिया। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पर करना क्या है कि मुझे अपने इस तमाम फॉर्म के डेटा को अपने मॉडल के साथ बाइंड करना। ठीक है, मॉडल में यहाँ पर किसको बोल रहा हूँ, अपनी क्लास को। ठीक है, तो अब यहाँ पर आकर बेसिकली मुझे सबसे पहला काम क्या करना है, एक नई कमांड पढ़ने जा रहे हैं हम अपने एंगुलर में, वो है हमारे पास क्लास बनाने के लिए। क्लास वगैरह किस तरीके से बना सकते हैं, तो मैं आ जाता हूँ जरा अपने फोल्डर में और यहाँ पर आकर मैंने लिखा CMD और यहाँ पर आकर मैं क्लास क्रिएट करूंगा NG, G और C यहाँ पर सिर्फ नहीं लिखना, C रिप्रेजेंट करता है कंपोनेंट को, तो आपने क्या करना है, पूरा क्लास लिखना है, NG, G फॉर जनरेट और क्लास पूरा। और उसके बाद आपने अपनी क्लास का नाम देना है, मैंने यहाँ पर आकर कह दिया स्टूडेंट। ठीक है, उससे पहले अगर मैं आपको ऐप का फोल्डर दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैं देखें कहीं पर भी मेरे पास स्टूडेंट नाम की कोई क्लास या टीएस की फाइल या स्पेक डॉट टीएस की फाइल अभी मौजूद नहीं है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, अपने इसको ओपन करवाता हूँ और जैसे ही यहाँ पर आकर मैं क्या करता हूँ, एंटर की प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए उसने मुझे दो फाइल्स क्रिएट करके दे दी है, एक स्टूडेंट डॉट स्पेक डॉट टीएस की और एक स्टूडेंट डॉट टीएस की। तो जो मेरी एक्चुअल फाइल है वो है मेरे पास स्टूडेंट डॉट टीएस की, जिसके अंदर मेरे पास क्लास है। यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर आ चुका है क्लास। अब क्लास के अंदर क्या होता है, कुछ प्रॉपर्टीज होती है, मेथड्स होते हैं, कंस्ट्रक्टर वगैरह होते हैं। ठीक है, फंक्शन होते हैं, मतलब मेंबर होते हैं क्लास के। तो बेसिकली यहाँ पर आकर मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसी क्लास का मैं बनाऊंगा कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर हम लोग ऑलरेडी सी शार्प में कवर कर चुके हैं कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जो हमारी क्लास की प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज करता है। और कंस्ट्रक्टर का नाम भी बिल्कुल सेम एज इट इज अपनी क्लास के नाम पर ही होता है। ठीक है, अब बिल्कुल फंक्शन की तरह एक काम करता है ये। पैरामीटराइज भी हो सकता है, नॉन पैरामीटराइज भी हो सकता है। और फंक्शन कॉल कब किया जाता है, कॉल कब होता है या इन्वोक कब होता है, जब मैं अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। ठीक है, उसी के साथ साथ ही क्या होता है, मेरा क्लास का जो कंस्ट्रक्टर होता है वो कॉल हो जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं क्या करने जा रहा हूँ, एक कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा अपनी क्लास का। ठीक है, मुझे यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है अपने कंस्ट्रक्टर का नाम, क्योंकि जिस क्लास के अंदर मैं यहाँ पर अगर कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ ना, तो बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का नाम भी वही होता है जो उसकी क्लास का नाम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आकर मैं क्या करने जा रहा हूँ, कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज बना रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं पैरामीटर पास करता हूँ, मैंने कहा पब्लिक, और मैंने कह दिया फॉर एग्जाम्पल क्या क्या चीज है मेरे पास, नेम, एज और ईमेल। मैंने कहा नेम, और मैंने कहा इस नेम के पैरामीटर में मैंने कहा किस टाइप का डेटा स्टोर होगा, मैंने कहा स्ट्रिंग, कॉमा। फिर मैंने दिया इसको दोबारा से पब्लिक एज, और मैंने कहा एज भी मेरे पास क्या होगी, स्ट्रिंग टाइप की होगी। फिर मैंने यहाँ पर अगर किया पब्लिक ईमेल, और ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा, किस टाइप का हो गया मेरे पास, स्ट्रिंग टाइप का। आप इंटीजर लेना चाहे एनी लेना चाहे आपकी मर्जी है, मैं तीनों यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, स्ट्रिंग ले रहा हूँ, मर्जी है। अब यहाँ पर मैंने कंस्ट्रक्टर तो क्रिएट कर लिया है। अब कंस्ट्रक्टर को मुझे बेसिकली कॉल करवाना है। कॉल मैं करवाऊंगा कहाँ पर, इस सेव वाले फंक्शन के अंदर। तो मैं इसको कमेंट करता हूँ, और मैंने आप लोगों को बताया अभी थोड़ी देर पहले कि कंस्ट्रक्टर कॉल कब होता है, जब मैं अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। तो अब मुझे क्या करना है, बेसिकली अपनी स्टूडेंट की जो क्लास है उसका मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जैसे हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं, वेर, लेट या कौन से, तो यहाँ पर आकर मैं क्या यूज करूंगा, लेट, और अपने ऑब्जेक्ट का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम रख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने रख दिया, फॉर एग्जाम्पल STD, मैंने अपने ऑब्जेक्ट का नाम रखा, और इक्वल टू, और उसके बाद कौन सा, इक्वल टू के बाद कीवर्ड आता था न्यू का, न्यू का कीवर्ड आता था, और उसके बाद आपके कंस्ट्रक्टर का नाम, कंस्ट्रक्टर का नाम आ गया, मैंने कहा स्टूडेंट, और यहाँ पर आकर मैंने पास कर दिया यहाँ पर पैरेंथेसिस मतलब राउंड ब्रैकेट्स। लेकिन यहाँ पर मेरे पास आ रहा है एरर, जब मैं माउस लेकर जाता हूँ उस पर, तो सेकंड लाइन क्या कह रहा है, एक्सपेक्टेड 3 आर्गुमेंट बट गॉट 0, क्योंकि मैंने यहाँ पर इस क्लास में पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है। ठीक है, कि 3 पैरामीटर्स हैं और 3 आर्गुमेंट आएंगे। तो यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, अब आर्गुमेंट, अब देखिए मैं ये चाह रहा हूँ कि जो वैल्यू मैंने यहाँ पर स्टोर करवा रहा हूँ ना, मतलब जो मैं यूजर यहाँ पर वैल्यू दे रहा है, TXT नेम, TXT एज और TXT ईमेल में, वो कहाँ पर जाकर स्टोर हो जाए, वो इस नेम, एज और ईमेल वाले पैरामीटर में जाकर स्टोर हो जाए। ठीक है, तो मैं आर्ग्यूमेंट में कैसे पास करवाऊंगा, मैं डायरेक्ट आके नहीं लिख सकता कि TXT नेम, TXT एज या TXT ईमेल, इस तरह से मैं यहाँ पर आकर नहीं लिखूंगा। तो मैं दूंगा किस तरह से, अब क्योंकि सारा डेटा मेरे पास किसके पास आ रहा है, इस फॉर्म डेटा वाले पैरामीटर के पास, मतलब मेरा पूरा फॉर्म समझ लें, उसका तमाम डेटा
वो आ रहा है फॉर्म डेटा के पास, तो मैं यहाँ पर आकर इस तरह से लिख सकता हूँ कि भाई मैंने कहा फॉर्म डेटा के पास जाना और उसके पास जो txt नेम वाला जो इनपुट है उसकी वैल्यू यहाँ पर स्टोर करा देना। कहाँ पर जाकर, अब देखिए मैंने ये पहला आर्ग्यूमेंट पास कर दिया, तो पहला आर्ग्यूमेंट कहाँ पर जाकर स्टोर हो जाएगा, पहले वाले पैरामीटर में जाकर। ठीक है, मैंने कॉमा लगाया, फिर मैं पास करूंगा, मैंने कहा फॉर्म डेटा डॉट txt एज, फिर कॉमा, फिर मैंने कहा फॉर्म डेटा डॉट txt ईमेल। तो तीनों मैंने इनपुट की वैल्यू वहां पर जाकर स्टोर करवा दी। ठीक है, तो ये तो हमारे पास मेरे पास हो गया। तो अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आकर क्या करता हूँ, एक और console डॉट लॉग लगाता हूँ। मैंने कहा console डॉट लॉग, तो इस दफा मैं यहाँ पर console डॉट लॉग में क्या पास करवाऊंगा, std। std को मैंने पास करवा दिया, सिर्फ std को। तो अब अगर इसका आउटपुट देखते हैं, क्लियर करते हैं, मैंने यहाँ पर आकर लिखा नेम, एज और ईमेल। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर आकर मैं ऐड के बटन पे क्लिक करता हूँ, तो अब यहाँ पर देखें एक चीज, कि पहले यहाँ पर मेरे पास आ रहा था एनजी फॉर्म डेटा लेकर आता, लेकिन अब कौन लेकर आ रहा है, स्टूडेंट। मेरे पास ये क्या है, मेरे पास ये मॉडल है, मतलब क्लास है। ठीक है, ये मेरे पास वो डेटा लेकर आ रहा तमाम, एज भी आ गई, ईमेल भी आ गया और नेम भी आ गया। लेकिन अगर एक चीज आप लोग गौर करें तो पहले यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा था txt नेम, txt ईमेल, txt एज वगैरह, लेकिन अब क्या लिखा हुआ आ रहा है, एज, ईमेल और नेम। जो जो मैंने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर में की पास किया ना, ये यहाँ का डेटा आ रहा है वो। ठीक है, ये वाला डेटा आ रहा है, लेकिन ये जो नीचे शो करवा रहा है ना, ये मेरे पास वही वाला डेटा है अपने टेक्स्ट बॉक्सेस वाला जो मैंने यहाँ पर दिया था। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं अपने इस ऑब्जेक्ट का डेटा भी क्या करना चाह रहा हूँ, डायरेक्ट अपने इस टेम्पलेट में डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक एचआर का टैग लगाऊंगा, हॉरिजॉन्टल रूलर, ताकि उसमें मेरे पास एक लाइन आ जाए। यहाँ पर देख सकते हैं कि लाइन आ चुकी है। अब उसके बाद, अब मेरे पास ये जो देखें, अगर आप लोग गौर करें कि ये जो मेरे पास मैंने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है एसटीडी का, ये मैंने एक फंक्शन के अंदर बनाया हुआ है। और फंक्शन के अंदर चाहे मैं कोई वेरिएबल बनाऊं या ऑब्जेक्ट बनाऊं, वो मेरे पास लोकल रहेगा, क्योंकि उसका एक्सेस मेरे पास सिर्फ उन करली ब्रैकेट्स तक है। मैं इसको कहीं और कॉल नहीं करवा सकता। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पर भी रहने देता हूँ, और साथ साथ में क्या करता हूँ, इसको मैं बाहर भी कॉल करवा दूँ। बाहर मैं क्रिएट कर लूंगा किस तरीके से, मैंने कहा एस के नाम से बना लेता हूँ, एक दूसरा ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ एस के नाम से, और यहाँ पर आकर मैंने क्या कर दिया, न्यू, और फिर दोबारा मैंने कह दिया अपने कंस्ट्रक्टर का नाम। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं पैरामीटर खुद से पास करूँ। ठीक है, यहाँ पर तो मैंने कह दिया था कि भाई यहाँ पर फॉर्म डेटा, अब यहाँ पर मैं फॉर्म डेटा को एक्सेस नहीं करवा सकता। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं खुद से वैल्यू दे देता हूँ, मैंने दे दी वैल्यू अहमद, ये मेरे पास फर्स्ट पैरामीटर के लिए हो गई, नेम के लिए, सेकंड हो गई मेरे पास ये एज के लिए, और थर्ड हो गई मेरे पास ये फॉर एग्जाम्पल ईमेल के लिए। तो मैं यहाँ पर कह दिया ahmed@gmail.com। ठीक है, अब इस वाले एस वाले ऑब्जेक्ट को मैं डायरेक्ट यहाँ पर आकर कॉल करवा दूंगा, जैसे मैंने अपने माई डेटा डॉट वैल्यू लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आकर मैं लिखूंगा सिर्फ एस, और मैंने कहा उसको जेसन में डिस्प्ले करवा दें। अब अगर इसका आउटपुट देखते हैं, तो यहाँ देखें, पहले यहाँ पर देखें txt नेम, txt एज और txt ईमेल, लेकिन यहाँ देखें नेम, एज और ईमेल, तो ये मेरे पास जो सेकंड वाला आ रहा है नेम, एज और ईमेल, ये मेरे पास आ रहा है कहाँ से, उस क्लास से, मतलब मेरे मॉडल से। और ये मेरे पास कहाँ से आ रहा है, जो मैंने यहाँ पर आकर दिया था टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल में। ठीक है, अच्छा अगर यहाँ पर मैं एक चीज करता हूँ, मैंने यहाँ पर आकर लिखा फॉर एग्जाम्पल वैल्यू अली, तो देखें मेरे पास अली ऊपर टाइप तो हो गया, लेकिन नीचे टाइप नहीं हुआ। ठीक है, फिर मैंने लिखी एज 20, उसने टीएक्सटी में तो टाइप करके दे दी, लेकिन मेरे पास उसने एज वाले में देखे नहीं टाइप करके दी। मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल ईमेल, ईमेल मैंने कह दिया फॉर एग्जाम्पल ali@gmail.com, तो देखिए ali@gmail.com उसने मुझे डिस्प्ले करवा दिया ऊपर, लेकिन नीचे अभी तक चेंज नहीं हुआ। अगर मैं ऐड करता हूँ, तो देखिए ऐड पे भी मेरे पास कोई इसमें फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, क्यों नहीं फर्क पड़ा, क्योंकि अभी मेरे पास देखे यहाँ पर ये जो वैल्यू है, ये मेरे पास वैल्यू अभी बिल्कुल फिक्स है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के थ्रू। ठीक है, लेकिन अब मुझे दोनों को चेंज करवाना है। जैसे मैंने आप लोग बताया था कि इन टेक्स्ट बॉक्सेस का डेटा मैं मॉडल से बाइंड करवाऊंगा। ठीक है, तो बाइंडिंग वगैरह कुछ परफॉर्म करवाने के लिए सबसे पहले तो जो मेरे पास एनजी मॉडल है, इसको तीनों एनजी मॉडल को मुझे रखना पड़ेगा एक स्क्वायर ब्रैकेट में। मैंने यहाँ पर अगर एक उसको रखा है स्क्वायर ब्रैकेट में, मल्टी लाइन सिलेक्शन यूज कर रहा हूँ, और सेम यहाँ पर भी सबसे पहले मैंने इसको रखा है स्क्वायर ब्रैकेट में। ठीक है, अब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर मैं लगाऊंगा उसके बाहर इक्वल टू, और उसके अंदर डबल कोट्स, और यहां पर आकर मैं लिखूंगा एस टी डी एस, क्योंकि यहां पर देख सकते हैं लाइन नंबर 10 में एस टी डी एस है। मैंने कहा एस टी डी एस के पास जो नेम वाली ये वैल्यू है, वो मुझे यहां पर लेकर आ जाना। फिर मैंने कहा कि एस टी डी, अच्छा मैं इसके बगैर अगर काम करूं, या पहले मैं करके दिखा देता हूं, एस टी डी एस डॉट
तो देखिए मुझे सजेशन दे रहे हैं, मैंने कहा ये मेरे पास है एज के लिए, फिर मैंने कहा stds डॉट, ये मेरे पास है यहाँ पर क्या, ईमेल के लिए। अब जरा इसका आउटपुट देखते हैं, ठीक है, कोई फर्क नजर आ रहा है? यहाँ पर अगर आप लोग गौर करें, टेक्स्ट बॉक्सेस में वैल्यू खुद से फिल होकर आ गई, ठीक है। अच्छा यहाँ पर अगर मैं चेंज करता हूँ, मैंने अहमद अली किया, तो देखिए अभी भी मेरे पास टीएक्सटी नेम में अहमद अली हो गया, लेकिन अभी तक मेरे पास जो मॉडल से डेटा आ रहा था उसमें चेंज उसने नहीं किया। तो यहाँ पर एक और काम आपको करना पड़ेगा कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट लगाए हुए ना, इसके अंदर आप राउंड ब्रैकेट भी लगा दें, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। अब अगर मैं जाकर उसमें चेंज कोई करता हूँ, मैं यहाँ पर लिखा हुआ है अहमद, मैंने यहां से अगर कर दिया फॉर एग्जाम्पल तलहा, अब यहाँ देखें दोनों में चेंज हो रहा है। मैंने एज दे दी फॉर एग्जाम्पल 35, दोनों में चेंज हो गया। फिर मैंने यहाँ पर अगर ईमेल दे दी talha@gmail.com, ठीक है। तो अब देखिए मेरे पास दोनों में डेटा चेंज हो रहा है, लेकिन अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो मैं जरा कंसोल में जाता हूँ, क्लियर करता हूँ। अब जैसे ही मैं यहाँ पर अगर ऐड के बटन पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ देख सकते हैं कि उसने मुझे डेटा वगैरह कलेक्ट करवा कर दे दिया। अच्छा मैं इसको ब्लैंक भी रख सकता हूँ, जो मेरे पास ये मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ना अपने बाहर ग्लोबल ऑब्जेक्ट, इसको मैं ब्लैंक भी कर सकता हूँ। मैंने यहाँ से आके डेटा सारा इरेज कर दिया, तो मेरे पास जो टेक्स्ट बॉक्सेस है वो भी मेरे पास अभी फिलहाल एम्प्टी होकर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी देखिए नीचे भी कोई अभी तक वैल्यू यहाँ पर नहीं है। जैसे जैसे मैं डेटा लिखता रहूंगा तो मेरे पास क्या होता रहेगा, वो भी वैल्यू मेरे पास के साथ बाइंड करवाता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैंने क्या कर लिया, टेक्स्ट बॉक्सेस को मैंने अपने मॉडल की प्रॉपर्टीज के साथ क्या करवा दिया है, बाइंड मैंने करवा दिया है। अच्छा अभी यहाँ पर मेरे पास जेसन में डेटा शो हो रहा है। मैं फॉर एग्जाम्पल एक काम करता हूँ, एक और HR लगाता हूँ, और यहाँ पर मैंने कर दिया फॉर एग्जाम्पल H2 का टैग, और इस मैंने यहाँ पर अगर कर दिया, मैंने कहा stds डॉट, उसके बाद जो नेम है यहाँ पर नेम डिस्प्ले करवाना, यहाँ पर एज को डिस्प्ले करवाना, और यहाँ पर डिस्प्ले करा देना फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया ईमेल को, ठीक है। अब अगर इसका आउटपुट देखते हैं, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर अगर लिखा फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पर अली, तो देखिए अली डिस्प्ले हो गया। यहाँ पर मैं आता हूँ, मैंने एज दे दी फॉर एग्जाम्पल 30 डिस्प्ले हो गया। फिर मैंने यहाँ पर ईमेल दे दी अपनी, मैंने कहा ali@gmail.com, ये हो गया। फिर मैं ऐड के बटन पे क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट करके अगर मैं दिखाऊं कंसोल में जाके, तो देखिए मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट आ चुका है, ये एक ऑब्जेक्ट है। मैं दोबारा जाता हूँ, मैंने यहाँ पर इस दफा आकर लिखा फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिखा तलहा 25 और talha@gmail.com, ठीक है। मैं दोबारा ऐड के बटन पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ देखिए दूसरा ऑब्जेक्ट बनकर आ गया मल्टीपल टाइम। जैसे जैसे मैंने दोबारा ऐड के बटन पे क्लिक किया, फिर मेरे पास देखिए डेटा आ गया। तो इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, मेरे पास ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स वगैरह भी यहाँ पर उसने मुझे क्रिएट कर